आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना इनकम टैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपके बेसिक कंसेप्ट आएंगे इनकम टैक्स के कुछ। तो पहले पे तो आपका टैक्स होता क्या है बेसिकली। देखो, टैक्स होता है आपका कंसिडर टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी में रहने की कॉस्ट जितनी होती है आपकी, उसी को आप बोलते हो टैक्स। सपोज आप वाटर को यूज कर रहे हो, उसका टैक्स आप दे रहे हो, हाउस टैक्स देते हो, आप रोड टैक्स देते हो। ये सारे क्या है, सोसाइटी के अंदर जितनी भी चीजों का आप यूज कर रहे हो, उनको यूज करने के लिए आपको एक कॉस्ट देनी पड़ती है, जिस कॉस्ट को आप बोलते हो मेनली टैक्स। टैक्स आर लिवाइड बाय द गवर्नमेंट, जो किसके द्वारा लगाया जाता है, आपका गवर्नमेंट के बारे में, टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। अब गवर्नमेंट यहाँ से हमसे ही टैक्स लेकर उस पैसे को हमारे ऊपर ही लगाते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है हमारे ऊपर खर्च करने के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, उसके लिए वो हमसे क्या लेती है, टैक्स लेती है। आपके टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहला आता है आपका डायरेक्ट टैक्स। देखो, टाइप्स ऑफ टैक्स में डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपके दो टैक्स आएंगे, आपके इनकम टैक्स एंड टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स। आपकी कुछ ऐसी इनकम जो आप फॉरेन कंट्री से यहाँ पर कमा रहे हो, या कोई भी एक ऐसा एसेट जो हमारी कंट्री का ना हो के दूसरी कंट्रीज का है, और वो आपने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, यानी कि गवर्नमेंट की नज़र में वो टैक्स है नहीं यहाँ पर। तो जब उसको पता चलेगा कि उन चीज़ों के बारे में, तब उसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो डायरेक्टली टैक्स यहाँ पर कटता है उसका। तो ये दो टैक्स होते हैं आपके डायरेक्ट टैक्स के अंदर। ये इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी आपको अच्छे से पता है, आपके 2017 में आया था, तब से आपका लगने लगा है। ये आपका लगता है इसने काफी सारे टैक्स को आपको रिप्लेस कर दिया, और वहां के उन सबके टैक्स के बदले में ये एक टैक्स आया जिसको आप बोलते हो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड सेकंड होता है आपका कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी होती है आपके जितने भी आप गुड्स को बाहर से लेकर आते हो, उसको हमारी दूसरी टेरिटरी से हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में लाने के लिए एक टैक्स लगता है, जिसके ऊपर उसकी वैल्यू एड ऑन हो जाती है जहां पर उसकी। तो उस चीज को आप बोलते हो कस्टम ड्यूटी। आप चाहे कोई चीज बाहर से मंगा रहे हो, या कोई चीज आप अपने इंडिया से बाहर भेज रहे हो, उसके ऊपर एक एडिशनल टैक्स लगता है, एडिशनल पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, जिसको आप बोलते हो कस्टम ड्यूटी। अगर इसकी डेफिनेशंस को आप देखोगे यहाँ पर, इफ टैक्स इज लिवाइड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन, देन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। अगर आपकी इनकम या आपकी वेल्थ के ऊपर कोई डायरेक्ट टैक्स यहाँ पर लगाया जा रहा है, तो उसको आप बोलते हो डायरेक्ट टैक्स। द पर्सन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम समबडी एल्स, द बर्डन ऑफ a direct tax cannot be shifted। आपको यहाँ पर जितने भी पैसे गवर्नमेंट को यहाँ पर देने पड़ेंगे एज अ टैक्स के रूप में, आप उसको यहाँ पर कवर नहीं कर सकते किसी और से। ये नहीं कि हमने अपनी सैलरी का पैसा टैक्स के ऊपर पे कर दिया तो हम किसी और से यहाँ पर ले लेंगे उस चीज को, वी कान डू दैट। तो यहाँ पर ये चीज है कि जो बर्डन होता है आपके टैक्स का, यानी कि डायरेक्ट टैक्स का, उसको आप यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर सकते हो किसी और के ऊपर। वो आपका टैक्स है, आपको ही देना पड़ेगा, आपको ही बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इससे उल्टा होगा यहाँ पर, इट इज लिवाइड ऑन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विसेज। आपका जो जीएसटी था वो किस पर लगता है, कोई चीज आप खरीदते हो, कोई चीज आप सर्विस किसी चीज की लेते हो यहाँ पर, उसके ऊपर आपने जीएसटी पे करने होता है, इसलिए ये होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये होता है, in the case of indirect tax, the person paying the tax passes on the incidence to another person। अब इस इंसिडेंस इनडायरेक्ट टैक्स को आप दूसरों के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो यहाँ पर, कि जीएसटी जो होती है आपकी, अगर हम किसी से कोई सामान खरीद रहे हैं, तो हमें जो सामान बेच रहा है वो हमारी जीएसटी पे नहीं करेगा यहाँ पर, वो उसको इंक्लूड करके हमसे पैसा लेगा, यानी कि जो जीएसटी का पैसा यहाँ पर लगेगा वो उसको हमारे गुड्स की प्राइस के अंदर इंक्लूड कर देता है, फिर उसके बाद वो हमसे यहाँ पर लेता है। तो उसने क्या कर दिया, जो उसका बर्डन था टैक्स का, उसने वो शिफ्ट कर दिया दूसरे बंदे के ऊपर। तो इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर सकते हो, आप शिफ्ट कर सकते हो, या फिर उसके बर्डन को आप दूसरे बंदे के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, बट इनडायरेक्ट टैक्स को आप यहाँ पर नहीं कर सकते। डायरेक्ट के केस में शिफ्टमेंट नहीं हो सकती, इनडायरेक्ट के केस में शिफ्ट आप कर सकते हो बर्डन को। अब होता है कि टैक्स हमारे ऊपर लगाया क्यों जाता है। अब देखो, जो सबसे बड़ा रीजन होता है आपके टैक्स लगाने का, ये होता है कि गवर्नमेंट को जो सबसे बड़ा इनकम है, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, दैट इज योर टैक्स। कि यहाँ पर गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पैसा जो जहाँ से आता है वो आता है टैक्स की फॉर्म में। रिवेन्यू सो रेज इज यूटिलाइज। अब जो रिवेन्यू यानी कि जो इनकम यहाँ पर गवर्नमेंट को मिलती है, उस इनकम से वो क्या करते हैं,
एक्सपेंसेस जो होते हैं गवर्नमेंट के उनको वो मीट करते हैं। जैसे वो डिफेंस के ऊपर पैसा लगाती है, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर, रोड बनाने के ऊपर, डैम बनाने के ऊपर, जितनी भी गवर्नमेंट खर्चा करती है उसके लिए पैसा चाहिए होता है। वो पैसा उसको कहाँ से मिलता है? टैक्स के रूप में, यानी कि पब्लिक का पैसा लेकर पब्लिक के लिए ही लगाना है यहाँ पर, इसलिए आपका टैक्स यहाँ पर लगाया जाता है। अब आता है कि जो टैक्स लगाता है उसकी पावर किसके ऊपर जाती है। अब यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो तो सिर्फ आपके बनेंगे एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर से। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो आपका ये वाला सेक्शन है, आर्टिकल 265 आपका बोलता है कि सिंपल जिसके पास अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ने जिस बंदे को अथॉरिटी दी हुई है, सिर्फ वही बंदा आपके ऊपर टैक्स लगा सकता है या आपसे टैक्स को कलेक्ट कर सकता है। ये नहीं कि कोई भी आ गया बंदा उठकर आपसे बोलता है कि हाँ भाई हाउस टैक्स दो, रोड टैक्स दो, आपने ये चीज यूज करी इसका टैक्स दो। तो ऐसा कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं आ सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 265 लेज डाउन दैट, ये कहता है आपका 265, नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ की अथॉरिटी के बिना या लॉ की अथॉरिटी के बिना कोई भी बंदा आपसे टैक्स कलेक्ट यहाँ पर नहीं कर सकता है। ये बोलता है आपका आर्टिकल 265। Constitution of India gives the power to levy and collect tax whether direct or indirect to the central and state government। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है वो पावर देता है आपसे टैक्स को कलेक्ट करने की, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर रहा हो या फिर इनडायरेक्ट कर रहा हो। और वो टैक्स किसको देगा? या तो स्टेट गवर्नमेंट को या फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को। The Parliament and state legislature are empowered to make laws on the matter enumerated in 7th schedule by virtue of Article 246 of the Constitution of India। अब यहाँ पर जो आपका पार्लियामेंट है और जितनी भी आपकी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उन्होंने जो लॉ बनाए हैं, एक तो वो 7th शेड्यूल और आर्टिकल 246 के अंदर लॉ के रिगार्डिंग आपके जितने भी लॉ बने हुए हैं टैक्स के रिगार्डिंग, टैक्स के मैटर में वो बने हुए हैं आपके। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ टैक्स के रिगार्ड में बने हैं, 7th आपका शेड्यूल है और सेक्शन आता है आपका, आर्टिकल आता है 246। ये आपके बताता है टैक्स के बारे में। अब 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 कंटेन 3 लिस्ट। इसके अंदर आपकी 3 लिस्ट आती हैं which enumerates the matter under which the parliament and state legislature have the authority to make laws for the purpose of levied tax। अब देखो 3 लिस्ट है आपकी, कौन कौन सी लिस्ट है वो आपकी, पहली है आपकी यूनियन लिस्ट, ये आपकी दोनों किस में है, तीनों लिस्ट आपकी 7th शेड्यूल में, आर्टिकल था आपका 246, इसके अंदर ये 3 लिस्ट आती है आपकी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है यहाँ पर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होती है आपकी, पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर, पार्लियामेंट के पास क्या है, एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक लॉज ऑन द मैटर कंटेन्ड इन यूनियन लिस्ट। आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिस्ट है, उसके अंदर ना बहुत सारे मैटर्स लिखे हुए हैं, तो सिर्फ उन मैटर्स से रिलेटेड अगर यहाँ पर लॉ बनेंगे तो कौन बनाएगा, सिर्फ आपके पार्लियामेंट बनाएगी। यहाँ पर स्टेट लिस्ट के अंदर होता है द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द, देखो स्टेट के मैटर्स के बारे में स्टेट लिस्ट में ये बनाएंगे, आपके स्टेट गवर्नमेंट आपकी लॉज बनाएंगी। यूनियन लिस्ट में यूनियन के जितने भी मैटर्स होंगे आपके, वो आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी मैटर्स होंगे उनको उनकी यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। कंकरेंट का मतलब होता है यहाँ पर बोथ, यानी कि स्टेट और आपकी यूनियन, आपके दोनों गवर्नमेंट मिलके यहाँ पर क्या बनाएंगे, लॉज बनाएंगे। यूनियन गवर्नमेंट यूनियन के बारे में, यानी कि सेंट्रल, इसका मतलब यहाँ पर यही होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल से रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज हैं उनके लिए लॉज बनाने हैं तो यूनियन लिस्ट के अंदर आएंगे और यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट से रिलेटेड गवर्नमेंट जो होगी वो स्टेट के रिगार्डिंग आपके लॉज बनाएंगी। और कंकरेंट लिस्ट में आता है आपका कि दोनों मिलाकर यहाँ पर, जैसे अब आपका जो एजुकेशन है, एजुकेशन आपका करंट लिस्ट में आता है, तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके लॉज बनेंगे यहाँ पर वो दोनों गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके उसके ऊपर लॉ बनाएगी यहाँ पर। तो ये मतलब होता है आपके पास ये याद रखना है कि 3 लिस्ट में 3 नाम कौन से हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब है यहाँ पर एंट्री 82, यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री 82 आती है जिसके अंदर लिस्ट 1 इन द 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज गिवन द पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन टैक्सेस और इनकम देन द अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। यहाँ पर इसने क्या, इसके अंदर बताया गया है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपके पार्लियामेंट को पावर देता है कि तुम्हारे पास पावर है, तुम लॉ बनाओ। यहाँ पर
टैक्सेस के ऊपर लो बनाओ, इनकम के ऊपर लो बनाओ, लेकिन इनकम जो एग्रीकल्चर से पैसा कमाया गया है उसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ों के ऊपर क्या बनाओगे आप, लो बनाओगे, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर आपका टैक्स यहाँ पर नहीं लगता है। अगर कोई भी फार्मर, किसी भी कोई भी इंसान अगर खेती से पैसा कमा रहा है तो उसके ऊपर हम टैक्स नहीं ले सकते यहाँ पर। तो इसलिए बोला गया है कि जो पार्लियामेंट जो लो बनाती है वो एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर हर चीज़ के ऊपर जो भी टैक्स लगता है, आपका जो भी इनकम लगती है, इनकम के ऊपर जितना भी टैक्स है उसके ऊपर लो बनाए जाते हैं यहाँ पर। अब देखो ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया में क्या बोलते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ इनकम लॉ, इनकम टैक्स लॉ, अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं आपके, इनकम टैक्स एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल, सर्कुलेशन, नोटिफिकेशन, लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली चीजें आपकी, इसको बस आपने समझना है कि इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि आप इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हो तो ये चीजें बस इसलिए बताई हुई है यहाँ पर कि आपको पता होनी चाहिए। जहां जहां मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको साथ के साथ बताती हुई जाऊंगी। यहाँ पर पहला आता है आपके इसके अंदर द लिवाई ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न बाय द इनकम टैक्स एक्ट। एक तो आपको ये टैक्स का नाम, टैक्स एक्ट का ये ईयर पता होना चाहिए, 1961, यानी कि 1 अप्रैल 1961 में इसके बारे में यहाँ पर बात की गई, इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया यहाँ पर। फिर होल इंडिया में एप्लीकेबल है। फिर जब इसको कब से काम करना, इस टैक्स ने कब से स्टार्ट किया, आपके 1 अप्रैल 1962, एक साल के बाद ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर दिया गया है इसको लोगों के लिए यहाँ पर। इस एक्ट के अंदर जो आपके सेक्शंस आते हैं वो आते हैं आपके 1 to 298 सेक्शन, फर्स्ट टू लेके आपके आते हैं 14 तक। अब ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो याद रखना है ये वाला पॉइंट याद रखना है आपने। सेक्शंस में सब सेक्शंस और क्लोजर, अब इन सेक्शंस के अंदर भी आपके सब सेक्शंस भी होते हैं। आल्सो है प्रोविजन एंड एक्सप्लेनेशन, प्रोविजंस भी होंगे, एक्सप्लेनेशंस भी होंगे। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट सिर्फ आपकी डेट है यहाँ पर, और जो इनकम टैक्स है वो आपका होल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है आपका ये। फिर सेकंड चीज आती है इसके अंदर, यहाँ से आपने कुछ नहीं करना, हाँ, द फाइनेंस एक्ट। देखो फाइनेंस एक्ट क्या होता है, जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है गवर्नमेंट के अंदर, वो क्या करती है, हर साल बजट आता है जब आपका, उसके अंदर फाइनेंस बिल को निकालती है पार्लियामेंट में। तो फाइनेंस बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज। अब आपका कोई सा भी बिल हो आपका, वो दोनों में जाएगा, पहले लोकसभा में जाएगा फिर राज्यसभा में जाएगा, इन दोनों से पास होकर वो किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास। अगर इनमें से किसी एक ने भी उस बिल को रिजेक्ट कर दिया तो यहाँ पर वो यहाँ तक जा ही नहीं पाएगा यहाँ इस केस में। तो जब दोनों के यहाँ से पास हो जाता है तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट के पास फिर भी एक पावर होती है, अगर इन दोनों से पास होने के बाद भी प्रेसिडेंट के हाथ में होगा उस बिल को रिजेक्ट करना या उस बिल को मानना यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट उस चीज को अपनी सहमति दे देता है तो वो बिल आपका यहाँ पर पास हो जाता है और वो आपका एक एक्ट बन जाता है यहाँ पर। अमेंडमेंट आर मेड एवरी ईयर टू द, अब जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसके अंदर आपके अमेंडमेंट होते हैं, आपके चेंजेस, उनके अंदर आपके हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं आपके, कि कुछ और लॉज आ गए फाइनेंस एक्ट के अंदर, कुछ और लॉज आपने ऐड कर दिए, कुछ में आपने चेंजेस कर दिए यहाँ पर। तो इस तरीके के चेंजेस उसमें होते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि एक बार एक्ट में जो चीज़ लिख गई वो लिख गई यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो इसमें क्या आते हैं, आपके कुछ पार्ट हैं। फर्स्ट शेड्यूल फाइनेंस एक्ट के अंदर आपके 4 पार्ट्स होते हैं। अब इसमें आपने जो छोटी छोटी चीजें मैं बता दूंगी। पार्ट 1 क्या बोलता है आपका, फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। आपके करंट असेसमेंट ईयर के जो भी आपके टैक्स के रेट हैं यहाँ पर, उन रेट को बताया गया है आपके पार्ट 1 के अंदर। फिर इसके अंदर बताया गया है पार्ट 2 के अंदर, रेट एट विच टैक्स इज डिडक्टिबल एट सोर्स। अब देखो ये होता है आपका टैक्स डिडक्टिबल TDS, आप इसको आगे जाकर लेंथ में पूरे ब्रीफली पढ़ोगे यहाँ पर। अब इसमें आपने याद नहीं करना इन चीज़ों को कि पार्ट 1 के अंदर क्या है, पार्ट 2 के अंदर क्या है, सिर्फ एक इसमें दिया हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन यहाँ से आज तक बना नहीं है सच। पार्ट 2 में आपको बताया है कि TDS के बारे में बताया गया है। थर्ड के अंदर बताया गया आपकी सैलरीज के बारे में गया है, बताया गया है डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज एंड कंपटीशन ऑफ एडवांस टैक्स। एक एडवांस टैक्स को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, और सैलरीज, ये आपका एक इनकम हेड होता है सैलरीज, उसके बारे में पार्ट 3 में बताया गया है। और पार्ट 4 में बताया गया आपका एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। याद आपको नहीं करना है ये। अब इसके रूल्स आते हैं। इसके अंदर 4 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जिनके अंदर से क्वेश्चन 110% बनता है, उनको मैं आपको साथ साथ बताती हुई जाऊंगी, जो पहले जब बाद में आएंगे वो आपके।
द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज लुक्ड आफ्टर बाय द, अब देखो ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म कि जो आपके डायरेक्ट टैक्स के बारे में जो देखरेख करता है वो कौन करता है, आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये इसके पास सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कब कलेक्ट करना है, किससे कलेक्ट करना है और कितना कलेक्ट करना है, इन सब की अथॉरिटी है आपकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के पास। अब सीबीडी क्या है, एम्पावर टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। इसका क्या होता है, मैंने बताया था अभी कि इसके पास सारी की सारी अथॉरिटी है, रूल्स भी आपके यही बनाएगी। फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द सीबीडीटी फ्रेम्स रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम आपके रूल्स बनाती रहती है। दीज रूल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड इनकम टैक्स, ये रूल्स को आप क्या बोलते हो, इनकम टैक्स रूल्स। अब इसमें सब रूल्स इम्प्लीमेंटेड अलॉन्ग विद द इनकम टैक्स दिस रूल्स शुड बी स्टडीड, ये कुछ नहीं है आपका। अब देखो ये देख लो एक बार, सर्कुलर्स क्या होते हैं, नोटिफिकेशन और केस लॉस क्या होते हैं। सर्कुलर्स आपके क्या होते हैं, सीबीडीटी इसको इशू करता है टाइम टू टाइम में डील करने के लिए, जो बीच बीच में आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ डाउट होते हैं आपके किसी प्रोविजन से रिलेटेड, उन प्रोविजन से रिलेटेड डाउट को क्लियर करने के लिए, उनको डील करने के लिए आपके कुछ सर्कुलर्स बनते हैं, जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, आपके सीबीडीटी। सर्कुलर्स आर इशूड फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स एंड एसएससी, जो भी आपके ऑफिसर्स होते हैं, एसएससीज होते हैं, उनको गाइड करने के लिए यहाँ पर सर्कुलर्स बनाए जाते हैं। और जो सर्कुलर्स बन गए उनको फॉलो करना डिपार्टमेंट के उसमें होता है कि उनको उसको फॉलो करना। सर्कुलर्स में आपके वही रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे इसके अंदर। सीबीडीटी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाएगा तो डिपार्टमेंट को उनको फॉलो करना ही पड़ेगा यहाँ पर। While such circulations are not binding to the SSC, they can take advantage of the benefit circulars. लेकिन कुछ सर्कुलर्स आपके ऐसे भी होते हैं जिनमें आपके जो एसएससीज होते हैं, जो बंदे होते हैं वहां पर, वो उसके अंदर बाउंड नहीं होते, उनको फॉलो ना करना उनके लिए जबरदस्ती नहीं होती, तो वो उस चीज का यहाँ पर एडवांटेज भी कई बार उठा लेते हैं। नोटिफिकेशन होती है आपकी, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती हैं, जिनको टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यहाँ पर प्रोविजन से रिलेटेड कुछ चीजें होंगी जिनके बारे में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस देता रहेगा, यानी कि इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देता रहेगा। केस लॉज रेफर्स टू डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट, कोर्ट आपको जितने भी यहाँ पर डिसीजन देगा आपको करने के लिए यहाँ पर, वो उनको आप बोलोगे केस लॉज। देखो कोर्ट आपको जो चीजें बोलेगा वो केस लॉज, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको बोलेगी नोटिफिकेशन, और जो आपकी सीबीडीटी आपकी जो चीजें बोलेगी डिपार्टमेंट के लिए वो होंगे आपके सर्कुलर्स यहाँ पर। चलो यहाँ तक तो हो गया आपका, यहाँ तक कोई डाउट आपको ना? ठीक है, यहाँ तक आपके क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे नहीं, इसके अंदर छोटी मोटी चीजें टैक्स के बारे में थी बस, क्या होता है कैसे होता है इतना ही था। इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब देखो यहाँ से आपका ये वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो हम पहले तो ये पढ़ेंगे कि टोटल इनकम को हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखो टोटल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले आपके 5 हेड्स आते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है कि आपको इन 5 हेड्स के नाम पता होना चाहिए, कौन कौन से इनकी नेम है। यहाँ पर देखो पहला है आपका सैलरी, सेकेंड हेड होता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपने यहाँ पर इन सारी चीजों को देखा। कंप्यूट इनकम अंडर ईच हेड अप्लाइंग द चार्जिंग एंड डीमिंग प्रोविजंस एंड प्रोवाइडिंग फॉर परमिसिबल डिडक्शन एंड एग्जाम्पशंस देयर अंडर। आपने जितनी भी इनकम थी सारे के सारे इन हेड्स के अंदर आपने यहाँ पर इनकम्स को निकाल लिया। अब सारी इनकम को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आपके प्रोविजंस होंगे, ये सॉल्व करने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब जितने भी आपके प्रोविजंस होंगे आपने उनको यहाँ पर प्रोविजंस को लगाया। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस से। आपके जो भी लॉसेस हैं, आपके जितने भी आपके लॉसेस थे उनको आप लगाओगे। लॉसेस लगाने के बाद क्या होता है, अगर आपका ईयर में कोई लॉस हुआ है तो आपका इनकम टैक्स जो होता है वो कम हो जाता है। तो अपने लॉस दिखा दोगे यहाँ पर, आपकी वो सैलरी में से डिडक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। इनके बाद जो सैलरी आएगी उसको आप बोलते हो ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से फिर आपकी जो डिडक्शंस लगेंगे, आपकी 80C से 80U तक की डिडक्शंस होती हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, आगे पढ़ोगे आप। फिर आप डिडक्शंस लगाते हो, डिडक्शंस के लगाने के बाद जो इनकम आती है उसको आप बोलते हो टोटल इनकम। पहले क्या करना है, आपने पांचों हेड से अपनी सैलरी की इनकम निकाल लेनी है, जितनी भी इनकम है। उसके बाद आपने कुछ प्रोविजंस हैं आपके, वो लगा देने हैं। लॉस हुए हैं तो वो लगा देने। उसके बाद जो इनकम आएगी वो ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। उसके बाद अपनी डिडक्शंस को लगा दोगे यहाँ पर। डिडक्शंस के कटने के बाद यहाँ पर जो इनकम आती है टोटल इनकम। अब इस वाली इनकम पे लगता है आपका टैक्स।
जब भी लगेगा आपका टैक्स लगेगा यहाँ पर। अब देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है कुछ आपके, ये भी आप यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एक तो असेसी होता क्या है और इसका सेक्शन। आप याद रखना कि जो असेसी है वो एक बंदा होता है जिसकी उम्र क्या है, 27 साल है आपकी। असेसी मीन्स अ पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money is payable under this act in addition to it include। देखो असेसी होंगे जो हम खुद होते हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो कोई बंदा जो क्या कर रहा है, टैक्स को पे कर रहा है, जिसके द्वारा टैक्स पे किया जा रहा है उसको आप बोलते हो असेसी। और टैक्स पे कौन करता है, आपका जिसकी भी इनकम आपकी 5 लाख से इनकम अबव होती है, उस बंदे को यहाँ पर टैक्स पे करना होता है, उस बंदे को आप बोलते हो असेसी। Every person in respect of whom any proceedings under this act has been taken for the assessment of his income or income of any other person in respect of the which is assessable। यहाँ पर जितनी भी इनकम होगी उसकी, अगर वो टैक्स के दायरे में आती है तो उसको यहाँ पर पे करना होगा। The loss sustained by him or any such person, the amount of refund due to him or such other person, कुछ नहीं है। Every person who is deemed to be an assessee under any provision of this act, every person who is deemed to be an assessee in default under the provision of। आपने बस इसके अंदर याद रखना कि assessee कौन होता है, जो टैक्स पे करता है। कौन सा सेक्शन उसका, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। फिर आता है आपका असेसमेंट। असेसमेंट में आप देखोगे इसका 2 सबसेक्शन 8 होता है। ये होता है आपका इज अ प्रोसीजर बाय विच द इनकम ऑफ एन एसेसी इज डिटरमाइंड। ये होता है आपका एक पूरा पीरियड जिसके अंदर आप देखते हो कि जो एसेसी है उसने कितना पैसा यहाँ पर कमाया है, उसको आपने क्या करना है, टोटल करना है और उसके ऊपर क्या लगाना है, टैक्स लगाना है। तो ये क्या होता है, आपकी टोटल एक साल में कमाया गया हुआ पैसा जो आप जोड़ते हो उसको आप बोलते हो असेसमेंट। पर्सन 231, पर्सन कौन होगा यहाँ पर, असेसी। लीड अस टू द डेफिनेशन ऑफ पर्सन एज द फॉर्मर इज क्लोजली कनेक्टेड विद द लेटर। द टर्म पर्सन इज इंपॉर्टेंट फॉर अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, द चेंज ऑफ इनकम टैक्स ऑन अ पर्सन। अब आपका देखो पर्सन के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी। पर्सन आप इंडिविजुअल को भी पर्सन बोल दोगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी पर्सन, कंपनी भी आपकी एक पर्सन है, फर्म, आर्टिकल ऑफ प्रोविजंस या फिर बैंक, ओ सॉरी ये बीओआई क्या होगा आपका, चलो मैं बताती हूँ। कोई भी लोकल अथॉरिटी हुई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हुए आपके, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, आपके पर्सन के अंदर आएंगे। सबको आप पर्सन बोलोगे। इसका आपने सेक्शन याद रखना है और इसके अंदर आप कौन कौन किस किस को इंक्लूड करते हो इसको आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखो अलग अलग बताया गया है सबका। इंडिविजुअल कौन होते हैं आपके, जो आपका ह्यूमन बींग्स होंगे, चाहे उसके अंदर मेल हो चाहे फीमेल हो, इसके अंदर चाहे वो माइनर हो चाहे वो अनसाउंड माइंड का हो, चाहे इंसान पागल हो, सही हो, बेकार हो, अनेबल हो, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को, किसी का भी हो, इंसान है, इंडिविजुअल के केस में लोगे आप। एचयूएफ होता है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ये आपके इनकम टैक्स अंडर टैक्स के अंदर या को डिफाइन नहीं किया गया है। द एक्सप्रेशन इज हाउएवर डिफाइंड अंडर द हिंदू लॉ फैमिली व्हेन कंसिस्ट ऑफ ऑल मेल्स डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन असेस्टर इंक्लूडिंग द वाइफ एंड डॉटर्स। अच्छा इतने की आपके लीगल उसमें ज्यादा आएगा, लीगल यूनिट के अंदर। बाकी आपके बस इतने याद रखना है कि इसके इंडिविजुअल कौन होंगे, सारे ह्यूमन बींग्स। एचएफ कौन होंगे, आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो आएंगे बंदे आपके। कंपनी क्या होती है, एक तो इसका सेक्शन 217, फॉर ऑल द पर्पस ऑफ द एक्ट द टर्म कंपनी हैज मच वाइडर कॉनोटेशन देन द टर्म अंडर द कंपनी। इसको आप आर्टिफिशियल पर्सन भी बोलते हो। इसका सेक्शन होता है आपका कंपनी, इंडियन कंपनी का सेक्शन होगा आपका 226। कंपनी का सेक्शन ऑल ओवर आपका होता है। अगर वहां पूछी जाए कि इंडियन कंपनी का सेक्शन क्या रहेगा तो वो रहेगा आपका 226। एनी बॉडी कॉपरेट अनकॉपरेटेड बाय अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड अ कंट्री। अगर आपकी कोई भी कंपनी आपकी इंडिया से बाहर लोकेटेड है तो उसको आप बोल दोगे फॉरेन कंपनी। इसके अंदर तो बताने की कोई बात ही नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएशन है और कोई भी बॉडी है जो आपकी असेस्ड एज अ कंपनी फॉर एनी असेसमेंट ईयर अंडर द इनकम टैक्स। अच्छा इतना करने की नीड नहीं है इसके अंदर, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपके। हाँ बस ये देख लो, कंपनी में एक होती है डोमेस्टिक, एक होती है फॉरेन। डोमेस्टिक कंपनी का सेक्शन, इसका वैसे आज तक पूछा नहीं गया है इसका सेक्शन, तो इतना बस देख लेना बस थोड़ा ऊपर से। बस इसका याद रखना है आपने, इंडियन कंपनी का सेक्शन जो आता है आपका 226। फर्म 223, इसके अंदर फर्म में आपकी दो हैं। एक तो आपकी आती है पार्टनरशिप, इसका एक्ट 1932। एक होता है एलएलपी जिसको आप बोलते हो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये भी आपके दोनों उसके अंदर आएंगे लीगल एस्पेक्ट के अंदर।
अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसको भी करने की आपने नीड नहीं है कुछ भी, इसकी फुल फॉर्म याद है, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब यहाँ देखो income. The definition of income as per the Income Tax Act 1961 begins with the words income include, therefore is an inclusive definition and not an exhaustive one. पैसा, देखो इनकम क्या है, जो भी पैसा आप कमा रहे हो एक साल के अंदर वो मानी जाती है आपकी इनकम। चाहे वो आपने प्रॉफिट कमाया हो, चाहे वो आपने डिविडेंड कमाया हो, आपने सैलरी कमाई हो, आपने किसी भी चीज के वहां से जो पैसा कमाया है उसको आप बोलते हो इनकम। अब यहाँ पे आएगी बात, ये भी नहीं करना, इनको बस एक बार रीड कर लेना, बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ क्वेश्चंस बनने वाला यहाँ से नहीं आता है आपका। ये भी नहीं है, हाँ ये चीज याद रखो। अब इसके अंदर ना यहाँ पर आपकी टर्म्स आएंगी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। देखो प्रीवियस ईयर, प्रीवियसली जो ईयर आपका जा चुका, ये आपकी मेरी लास्ट साल की है, जैसे अभी प्रीवियस ईयर हमारा क्या चल रहा है, अभी 23 चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ मेरा 2022 टू और जो अभी आपका चल रहा है 23, ये मेरा प्रीवियस ईयर, क्योंकि इस साल के अंदर मैं पैसा आपका कमा चुकी हूँ। असेसमेंट ईयर की बात चलेंगे, जो करंट ईयर होगा, ये होगा मेरा 23 टू लेके 24 तक, आज का और आने वाला ईयर, वो आपका होगा असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर होगा जो आपका आज वाला, और इससे पहले वाला ईयर जो होगा वो होगा आपका प्रीवियस ईयर। अब देखो, एक तो असेसमेंट ईयर का सेक्शन 29, यहाँ पर क्या होता है, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल। फाइनेंसिंग ईयर आपको पता है कि आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहता है आपका। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इन द प्रीवियस ईयर, सच इनकम इज टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर इन द विच इज द असेसमेंट ईयर। इसका मतलब क्या है, आपने प्रीवियस ईयर यानी कि आपने 2022 में से लेकर 2023 तक, 22 के अंदर आपने जितनी भी इनकम कमाई है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है आपका असेसमेंट ईयर में, जो रहेगा आपका ये वाला 23 से लेके 24 तक। तो हमने पिछले साल जितना भी पैसा कमाया होगा उसका टैक्स लगेगा हमारे इस वाले ईयर में। तो हमेशा टैक्स किस पर लगता है, आपका प्रीवियस ईयर में टैक्स कटेगा, हमेशा प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स करता है आपका करंट ईयर में यहाँ पर। और जो असेसमेंट ईयर होगा वो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। इट इज ऑलवेज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, वही चीज़ है वो, तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्रीवियस ईयर, इसका सेक्शन याद रखना, थर्ड ईयर होता है। इट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द असेसमेंट ईयर। यही आपका कौन सा होता है, फाइनेंशियल ईयर भी इसे ही बोलते हो आप। एज मेंशन अर्लियर, द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट। प्रीवियस जो इनकम होगी जो उसको आप प्रीवियस ईयर में कमाते हो वो टैक्सेबल होती है आपकी असेसमेंट ईयर पर। पिछले साल की कमाई हुई इनकम पर टैक्स लगता है आपके करंट ईयर पर यहाँ पर। अब यहाँ पर बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इन सच अगर कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन कोई फाइनेंशियल ईयर में नया सेटअप हुआ है तो उस केस में क्या होगा, प्रीवियस ईयर शैल बी द पीरियड बिगिनिंग ऑन द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और एंडिंग ऑन with 31st March and said to be financial year। देखो फॉर एग्जाम्पल, A is running a business in 1993 onwards. Determine the previous year for the assessment year 2023। यहाँ पर the previous year will be 1/4, तो यहाँ पर आपका होगा 1 अप्रैल से लेकर 2021 से लेकर आपका क्या रहेगा 31 मार्च। अब इसका उसने बिजनेस चाहे कभी भी स्टार्ट किया हो, हमें सिर्फ उसका टैक्स लेना है पिछले साल के ऊपर। तो जो इस बार चल रहा होगा हमारा जो ईयर, उससे पिछले वाले साल के ऊपर हम क्या लेंगे, यहाँ पर टैक्स लेंगे। अगर यहीं पर इस चीज से हो कि द चार्टर्ड अकाउंट सेटअप इस बिजनेस, अब उसने 1 जुलाई को किया है, ठीक है, अब इसका जो टैक्स कटेगा वो पिछले साल के जुलाई से लेके 31 मार्च तक कटेगा, क्योंकि उसने जब बिजनेस ही यहाँ पर, इसका मतलब अगर हमारा अप्रैल में स्टार्ट होता है तो ये तो है नहीं कि हम इस महीने का भी, इनके महीने के गैप का भी उसका टैक्स काटेंगे। भाई जब उस टाइम पर उसने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया है, कोई इनकम ही नहीं हुई उसकी, तो आप उस पर टैक्स भी नहीं काट सकते। जब से उसने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तब से उसका यहाँ पर कटेगा। देखो इस साल तो उसका जुलाई से लेके मार्च तक कटेगा, अगले साल में क्या रहेगा, फिर उसका वही चीज रहेगी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो फिर यहाँ से वो चीजें क्या होती जाएंगी, कंटिन्यू होती जाएंगी आपकी।
अब कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है आपके। सर्टेन केसेस व्हेन इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर विल बी असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। अब देखो ये आपकी एग्जाम्पशंस आएंगी यहाँ पर, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस होंगी जहाँ पर हम हमेशा क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का जो टैक्स होता है उसको हम काटते हैं आपके असेसमेंट ईयर में। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि जो ये वाला जो इनकम होगी इसको इसी ईयर में इसका टैक्स हमें काटना पड़ेगा। ये सिचुएशंस होती हैं आपकी अगर आपका जो बंदा है शिपिंग बिजनेस है उसका, और वो क्या है आपका रेजिडेंट ना होकर नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट है इसका मतलब थोड़े टाइम के लिए इंडिया में है। अगर वो टैक्स देने से अगर हम इसका इस वाली ईयर तक का वेट करेंगे तब तक तो अपनी कंट्री में जा चुका होगा यहाँ पर, तो इसलिए इसका टैक्स हम उसी साल के अंदर काट लेंगे यहाँ पर। कोई ऐसा इंडियन पर्सन जो अगले साल लगता है कि इंडिया को छोड़कर जा रहा है तो उसका टैक्स भी यहाँ पर उसी साल कट जाएगा। आपके एओआई बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, अगर इनके केस में यहाँ पर चीज होंगी कि उनको कोई पर्टिकुलर इवेंट उनका फॉर्म होने वाला है या किसी और पर्पस से वो भी इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं आपका, तो इस केस में भी इनकी प्रीवियस ईयर पर भी हम अपना टैक्स काट लेंगे। अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने वाला है टैक्स से बचने के लिए यहाँ पर, कि हो सकता है कि वो फॉरेन कंट्री में किसी और के नाम पर कर रहा है अपने प्रॉपर्टी को, या फिर अपने इनकम को किसी और के नाम पर दिखाने जाने वाला है, तो उस केस में भी क्या होगा यहाँ पर उसके उसमें अगर पता नहीं चलेगा तो ब्लैक मनी में अपना क्या कर रहे हैं वो टैक्स को छुपा लेंगे। बट अगर पता चल जाता है तो हम उसी साल उनका क्या कर लेते हैं यहाँ पर टैक्स उनका काट लेंगे। एक हमें पता चलेगा कि अपने बिजनेस को कोई डिसकंटिन्यू करने वाला है कि इस साल के एंड होते ही, सपोज जैसे उसने मार्च में टैक्स कटता, मार्च से लेकर अगर उसने फेब में ही बिजनेस बंद कर दिया, यहाँ पर बिजनेस ही बंद हो गया, तो उस केस में टैक्स से बच जाएगा अगले साल यहाँ पर वो। तो इसलिए ऐसी चीजों में भी यहाँ पर क्या करते हैं हम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स को काट देते हैं। अब ये पांचों एक्सेप्शनल केसेस आपको यहाँ पर याद होने चाहिए कि आप जो है यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर में किन किन कंडीशंस के अंदर आप प्रीवियस ईयर के अंदर ही जो है अपने टैक्स को यहाँ पर कट कर लोगे, डिडक्ट कर लोगे। एक तो आपका है कि अगर बंदा आपका शिपिंग बिजनेस है और नॉन रेजिडेंट है, एक कोई बंदा आपका बिजनेस छोड़ के इंडिया को छोड़ के जा रहा है आपका कोई एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है आपका जो पर्टिकुलर इवेंट के लिए आया था बस आपके इंडिया में और पैसा कमा के जा रहा है, यहाँ पर आपको पता चला तो उस केस पे भी आप काट लोगे। कोई पर्सन आपको लगता है कि अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के जा रहा है या फिर कोई बिजनेस अब बंद करने वाला है, उसको डिसकंटिन्यू करने वाला है, तो इन सब की इनकम को आप क्या करोगे प्रीवियस ईयर के केस में ही आप यहाँ पर टैक्स को कट कर लोगे। अब देखो यहाँ पर वही चीज दी हुई है आपकी। अब इनके सेक्शन आपके इनके भी सेक्शन यहाँ पे याद रखने हैं आपने कि सेक्शन शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट क्या रहेगा 172। अब इसके अंदर जो ये वाली चीज है ना ये आपने कुछ याद नहीं करनी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते इसके। पर्सन लिविंग इंडिया 174, इसका है आपका 174A, 175, 176